में देखने को मिला है। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर रहा हो जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने टच ना किया हो। करंट सिनेरियो हम देखें पूरे वर्ल्ड का, बात चाहे युद्ध की हो या फिर बांग्लादेश की हो, हर चीज को प्रधानमंत्री मोदी ने कवर करते हुए बड़ी ही बखूबी से बताया कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए जो अभी तक कार्य किए हैं, आगे की रोड मैप किस तरह की रहेगी। भारत के सीईओज का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि दुनिया भर में धाक जमा रहे हैं, बड़ी ही अहम बात कही कि किस तरह से हम लीड कर रहे हैं और अब आगे हमें किस तरह से लीड करने की जरूरत है। बिल्कुल। सीईओ के साथ साथ जो एक आम मानवी है उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। पंचायत लेवल से लेकर स्पेस तक की उन्होंने बात की, हर एक चीज को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। और मृत्युंजय, हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, मुझे लगता है उनसे भी हम डिस्कस करें इस भाषण पर, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर उनका क्या जिक्र है। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हैं, हमारे साथ रविंदर सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, और भी तमाम मेहमानों के पास हम लौटेंगे। सबसे पहले अजय सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, उस पूरे भाषण में हमें एक विकसित भारत का जो रोड मैप था वो नजर आया। आप कैसे देख रहे हैं इस भाषण को? देखिए, नेशन फर्स्ट की बात की गई कि पहले देश आता है। दूसरा, जैसे आपने भी कहा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी कि पिछले 10 सालों में जो उपलब्धियां हुई हैं और अगले 25 साल की जो उपलब्धियां दिखती हैं, वो था। तो इंस्पिरेशनल था, एस्पिरेशनल था जरूर। तीसरा मैं कहूंगा कि जो सेगमेंट्स हैं जिन पे फोकस किया गया, यूथ हो, नारी शक्ति हो, और साथ में सेल्फ रिलायंस की जो बात की गई, ये सब बहुत अहम थे। और 25,000 बच्चे हर साल शिक्षा लेने बाहर जा रहे हैं, तो देश में किस तरह से और सीटें लगाई जाएं हायर एजुकेशन में, ताकि हमारा ये ब्रेन ड्रेन और मनी ड्रेन दोनों ना हो। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, दीपक जी, हर साल हमारे खर्च होते हैं जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इतने हमारे बच्चे निकल जाते हैं हर साल और देश के लिए हानि होती है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। जैसे प्रधानमंत्री के भाषण होते हैं, 11वीं बारी ये भाषण दे रहे थे लाल किले की प्राचीर से, तो कॉम्प्रिहेंसिव था। नेशन फर्स्ट की बात की गई, विकसित भारत की बात की गई, जो उपलब्धियां थी उनकी बात की गई, और आगे दर्शाया गया जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे भी वो झिझके नहीं। चाहे यूसीसी हो या फिर आगे चल के वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, उस पे सहमति बनाने की भी बात की गई। करप्शन के अगेंस्ट ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ये अगर देखें चीन ने बहुत इसमें काम किया है। शी जिनपिंग ने 6 लाख से ज्यादा सीनियर लोगों को जेल में डाला है करप्शन के लिए। तो करप्शन के लिए जो मुहिम की बात की गई वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आम नागरिक के ऊपर ये करप्शन की आंच बहुत तेज है और उसके लिए राहत चाहिए। तो होपफुली कुछ किया जाएगा और करप्शन के बारे में। और विमेन सेफ्टी पे भी बात की गई, बांग्लादेश की बात की गई। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव था, इंटरनेशनलिस्ट था, नेशनलिस्ट भी था स्पीच, इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल भी था, और हर सेगमेंट के लिए कुछ आशावादी भी था। आपने ओपनिंग रिमार्क या आपने दिए हैं, ओवरऑल स्पीच कैसी रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आप कह रहे हैं कि दिख रहा है, और ग्रोथ के प्रति जो डेडिकेशन है आप कह रहे हैं कि वो दिख रहा है। अब हम अलग अलग सेक्टर को लेकर जो बात कही गई है, जो पीएम ने कहा है, उसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। मनोज जी, एक बड़ा ऐलान सर आपके सेक्टर के लिए पीएम ने ये किया है कि 5 साल में जो मेडिकल लाइन में जो सीटें हैं वो 75,000 नई सीटें बनाई जाएंगी। क्या आपको लगता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुकाबले ये पर्याप्त है, और ये ग्राउंड पर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह की बात कही कि हमारे यहाँ से करीब करीब 25,000 जो है मेडिकल छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मेडिकल ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। उन्होंने ये बात कही, इनडायरेक्टली कही, कि ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ सुनकर भी हंसी आती है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे जोर दिया है कि हमारे यहाँ जो
25,000 लोगों का 25,000 स्टूडेंट्स जो जाते हैं बाहर एमबीबीएस करने के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो जिस तरीके से उन्होंने 75,000 सीट बोले कि 5 साल में बढ़ेंगे और उन्होंने ऑलरेडी ये कहा कि 1 लाख सीटें हमने कर दी है, तो ये बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि जिस तरीके कह रहे हैं कि एक बड़ा कदम होगा और इससे एक जो है बहुत बड़े पैमाने पर ग्राउंड पर काम हो पाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर सिराज सर ये बात कही गई कि एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, ऑर्गेनिक खेती उस दिशा में उसके ऊपर जोर दिया जाएगा और किसानों के प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या ये जो ऐलान है वो सही डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ क्योंकि और बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनको काफ़ी तफसील से प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बातचीत की। लेकिन हम समझते हैं कि क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में काफ़ी डिटेल में एग्रीकल्चर सेक्टर का कवरेज आ चुका था, इसलिए शायद यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं समझी गई। और हम ये भी समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से किसानों की यील्ड बढ़ाई जा सकती है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कई 100 से भी ज़्यादा नई वैरायटीज रिलीज करी हैं। तो अगर ICAR और प्राइवेट कंपनीज मिलके रिसर्च करके ऐसी नई वैरायटीज लाती हैं जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, तो हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छे सुझाव दिए और आगे का एक रास्ता दिखाया। और कई चीजें ऐसी भी हैं क्योंकि ये स्पीच एक पॉलिटिकल स्पीच होती है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कई चीजें ऐसी भी कही गई जो कि बेसिकली पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। इस बीच ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट।